तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारे मॉडर्न ओलंपिक का पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी वो चीज़ें, सारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो कि मैंने पहले वीडियो में नहीं समझाया था। एक्चुअली पहले वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहता था मॉडर्न ओलंपिक होती क्या है, कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे क्या हुआ था, कब क्या कैसे इनोवेट हुआ था, कब कैसे क्या चीज़ हुई थी। पर इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी वाली पार्टें बताऊंगा, जैसे ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मॉडर्न ओलंपिक का, आईओसी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है ओलंपिक्स में। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर क्या होता है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक मूवमेंट में बहुत हेल्प करा हो किसी कंट्री में। ठीक है, जैसे कि इंदिरा गांधी को 1983 में ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड मिला था। वो फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेन होता है, जैसे ये एक चेन है, गोल्डन चेन होता है, गोल्डन चेन लाइक रिंग टाइप, और यहाँ पे ओलंपिक का सिंबल बना होता है। ठीक है, ये वो चेन होता है, ये मिलता है। तो जो ये पहली बार मिला था वो इंदिरा गांधी को मिला था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है। उन्हें मिला था 1983 में। और अभी 2024 में ये अनुभव बिंद्रा को मिला। अनुभव बिंद्रा कौन थे, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, तो और ये जो ओलंपिक मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओलंपिक को, गेम्स को बहुत प्रमोट करने में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्कूल फील्ड में हो, चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, क्यों ना गरीब बच्चों को इक्विपमेंट्स देना, बहुत जगह स्टेडियम्स खुलवाना, बहुत ये अवेयरनेस फैलाना ओलंपिक के बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, उन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिलता है। ये भी 2024 में अभिनव बिंद्रा को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही सब के बारे में बात करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, रूल्स रेगुलेशंस, फलाना ढिमकाना। तो ये हम बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना, वो ये याद रखना है कि जो टॉर्च, जो फ्लेम, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि टॉर्च और फ्लेम क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, कहाँ, यहाँ, सॉरी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लेम है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए एक रिले चलता है। रिले कैसे चलता है, ग्रीस, जो जिसे देखिए ग्रीस, जिसे ओलंपिक विलेज भी कहते हैं, ओलंपिक विलेज, ग्रीस को ओलंपिक विलेज भी कहते हैं, जहां पे एक मंदिर है हीरा का नाम का, वहां पे सनलाइट से एक टॉर्च को जलाया जाता है। सनलाइट में लेंसेस यूज करके, पावरफुल लेंसेस यूज करके टॉर्च को जलाया जाता है, जो टॉर्च ग्रीस, एथेंस से स्टार्ट होकर के हर वो कंट्री से पास होती है एथलीट्स के थ्रू। दो एथलीट्स, हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री उन्हें चुनता है कि वो दो एथलीट्स जो है वो टॉर्च लेकर के आएंगे, इधर वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज या पानी के अंदर से। 2024 पेरिस में पानी के अंदर से भी आई है काफ़ी कंट्रीज में। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है जिससे कि एक रिले चलती है, जो सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज से होते हुए, जैसे बॉर्डर तक में, लाइक पाकिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान लाया, बॉर्डर पे लाया, बॉर्डर पे लेके इंडिया के दो एथलीट्स थे, उन्होंने लेकर के उन्होंने इंडिया में घुमाया, इंडिया से लेकर के आगे गए और फिर पेरिस पहुंच गए। ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक हो रही है, उसमें पहुंच गई, ये रिले चलती है। तो इसमें जो टॉर्च, जो लाइट होती है, वो कहाँ से होती है, ग्रीस से। ठीक है, ग्रीस से ये रिले स्टार्ट होता है। कहाँ पे जलाया जाता है इसे, ग्रीस में। कैसे जलाया जाता है, सनलाइट से। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कि जो स्पोर्ट्स पर्सन टेक पार्ट इन मार्च पास्ट एंड टेक ओथ, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सारे, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, टेल मी वन थिंग, 2024 पेरिस ओलंपिक में इंडिया से कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल्सो कितने वुमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिएगा। तो अगर मैं बात करूँ मार्च पास्ट के बारे में, मार्च पास्ट में एक बहुत ही एक ऐसा फैक्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया था। मैंने DSSB का एक क्वेश्चन देखा था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या था कि कौन सी कंट्री मार्च पास्ट में किस जगह पे लगती है। उसका आंसर यह है कि जो ग्रीस है, एंड जो ग्रीस है, एथेंस, एथेंस से जितने भी एथलीट आते हैं वो मार्च पास्ट को लीड करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में जो मार्च पास्ट है उसे एथेंस के एथलीट लीड करते हैं। क्यों, क्योंकि एथेंस से ही ओलंपिक स्टार्ट हुई थी, मॉडर्न भी और एंशियंट भी। ग्रीस एथेंस से ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसके जितने एथलीट्स हैं वो स्टार्टिंग में लगते हैं। बीच में जिस कंट्री में हो रही है उस कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से अल्फाबेटिकली लगती है। लाइक अगर इंडिया में ओलंपिक होने वाली, जो कि ऐसा माना जा रहा है 2036 में इंडिया में ओलंपिक हो जाए। ठीक है, ऐसा अभी बस रखा गया है कि ऐसा हो जाए, प्लीज रिक्वेस्ट करा जा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अगर इंडिया का मान ले, और मान ले यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कि इंडिया का ऐसा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज अभी है नहीं, अगर इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अगर जो ए से जितनी कंट्री जाएगी ना, पहला जो लगेगा एक लाइन में,
ठीक है। सेरेमनी के मार्च पास्ट के लाइन में पहला ब्लॉक जो होगा वो ग्रीस के लिए फिक्स्ड होगा, ठीक है, ग्रीस फिक्स्ड। अब उसके बाद ए से जितनी कंट्रीज आएंगी, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अमेरिका, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से जेड तक कंट्री से लाइन लगती जाएगी एज पर द अल्फाबेट, ठीक है, जिससे उनका नंबर आते जाएगा। पर जो जिस कंट्री में हो रही होती ना वो कंट्री उस मार्च पास्ट के लाइन में सबसे लास्ट में लगती है। जैसे अभी पेरिस में हो रही है तो सबसे फर्स्ट लगेगा एथेंस, सबसे फर्स्ट लगेगा एथेंस, फिर बीच सारे अल्फाबेटिकली लगेंगे और लास्ट में लगेगा पेरिस। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्स द गेम ओपन। वो स्टेडियम में आते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर स्टेडियम में आते हैं और वो गेम को ओपन का ऐसा बोल देते हैं कि नाउ ओलंपिक गेम्स इज स्टार्टिंग, ठीक है, वो शुरू किया जा रहा है। और फिर वो क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं एंड देन रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद फिर रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स होते हैं, डांस फलाना ढिमकाना, ये वो, वहाँ का कल्चर, वहाँ का शो केसेस, ये सब होती है। ओलंपिक फ्लैग इज होस्टेड एंड फ्लेम इज काइंडल्ड बाय टॉर्च। तो ओलंपिक फ्लैग होस्ट होता है। ओलंपिक फ्लैग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और फिर क्या है कि जो फ्लेम है एक बहुत बड़ा सा फ्लेम होता है स्टेडियम में, उस फ्लेम को लाइट किया जाता है। वो छोटे वाले फ्लेम से, छोटे वाले लैंप से, छोटे वाले टॉर्च से, जो कि पूरी वर्ल्ड में ऐसे घूमते हुए आए, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में। एक्चुअली वो जो फ्लेम है ना, वो फ्लेम तब तक चलते रहती है जब तक ओलंपिक चलते रहता है। ओलंपिक, मॉडल ओलंपिक कितने दिनों का होता है ये तो पता होना चाहिए ना, मॉडर्न ओलंपिक कितने दिनों का होता है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो अब मैं बात करता हूँ क्लोजिंग सेरेमनी की। देखिए जो ओलंपिक गेम्स है ना वो 16 डेज का होता है, 16 दिन का होता है। पहले दिन में फर्स्ट डे ऑफ ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी होता है और 16th डे में होता है क्लोजिंग सेरेमनी। 3 ऐसे साल है, 3 ऐसे ओलंपिक हैं जो कि नहीं हुए थे, ठीक है। 3 ऐसे साल है जिस टाइम ओलंपिक नहीं हुए थे। तो वो था 1916, 1940 और 1944। इन 3 सालों में ओलंपिक नहीं हुआ था। वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ठीक है। एक ऐसा ओलंपिक था जो 6 महीने से ज्यादा चला था, उसके बारे में मैं आपको फैक्ट्स वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो द मेयर ऑफ द सिटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमिटी स्कॉट्स द प्रेसिडेंट ऑफ IOC टू स्टेडियम। तो जो मेयर ऑफ द सिटी है, सिटी के मेयर और प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी, लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो मेयर होंगे सिटी के, जैसे मान लीजिए मैं अभी जलंधर में हूं, तो जो जलंधर का MLA होगा ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो होगा यहाँ का मेयर ऑफ द सिटी। और मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पे जो IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसका जो प्रेसिडेंट होगा, जो कि अभी PT उषा है। तो जो MLA ऑफ जलंधर एंड प्रेसिडेंट जो होगी PT उषा, वो जो है ये दोनों स्कॉट करेंगे किसको, IOC की प्रेसिडेंट को। जो IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट है थॉमस बैच, को ये लोग स्कॉट करेंगे। स्कॉट मतलब इनके साथ चलेंगे, एक साइड MLA, एक साइड प्रेसिडेंट PT उषा, और इनको लेकर के स्टेडियम में जाएंगे। और फिर ये जो थॉमस बैच रहेंगे वो बताएंगे कि जो गेम है अब खत्म हुआ, ओलंपिक गेम खत्म हुआ, ओलंपिक गेम 2024 पेरिस खत्म हुआ, ठीक है। सेकेंड क्या होगा कि जो ओलंपिक फ्लैग है उसे नीचे किया जाता है, जो होस्ट करा था हमने उसे वापस से फोल्ड किया जाता है और किसे दिया जाता है, मेयर ऑफ द सिटी, मेयर ऑफ द सिटी को दे दिया जाता है, यानी कि MLA ऑफ जलंधर, उनको दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम जो जल रहा होता है, जो कि पूरे 16 दिन जलता है, उसे बुझा दिया जाता है। और जो गेम्स है वो खत्म होता है एक ओलंपिक सॉन्ग के थ्रू। ओलंपिक सॉन्ग कब आया था, किसने कंपोज किया था, ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। फिर भी मैं फैक्ट्स वाली वीडियो में इसे फिर से बताऊंगा। ओलंपिक टीवी में कब आया था पहली बार, ओलंपिक रेडियो में पहली बार कब आया था, ग्रीन ओलंपिक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको फैक्ट्स वाली वीडियो में बताऊंगा। तो फैक्ट्स वाली वीडियो जरूर देखिए। आइए अब हम कुछ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ओलंपिक की। जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्न ओलंपिक का, ठीक है। लाइक हर एक चीज जो भी हम अपने लाइफ में कुछ करते हैं ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है। सारे लोग ऐसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव और एम को साथ में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव और एम में,
ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस क्या है। देखिए हम आज जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्न ओलंपिक का, अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन, जिस टाइम फिजिकल एजुकेशन इस वर्ल्ड में पीछे छूट रहा था उस टाइम पे बैरन पीरियड कोबाटिन ने वापस से ये ओलंपिक को स्टार्ट करवा के इंट्रोड्यूस करवाया पूरे वर्ल्ड से किसे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है। तो जो अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन, ताकि लोगों को पता रहे कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं। और आज के टाइम पे तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा फील्ड बन चुका है, रश हो चुका है स्पोर्ट्स में, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि स्पोर्ट्स इज अ फील्ड जहाँ पे लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है, हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ इनकम का सोर्स ही नहीं होता है, स्पोर्ट्स एक हेल्दी लाइफ जीने का सोर्स होता है। लाइक हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले, बहुत पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, पर अगर हमारे हेल्थ ही नहीं होगा, हम हेल्दी ही नहीं होंगे, अगर हम बुढ़ापे में सीढ़ी ही ना चढ़ पाए तो फिर क्या फायदा। बुढ़ापे में एक बूढ़े आदमी का क्या ही शौक होता है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, अपने नाती पोता के साथ रहे। अब मैं उनको लेकर ये घूमने वॉक पे ही नहीं जा पाऊंगा तो फिर क्या फायदा वैसे जिंदगी का, ठीक है। इसीलिए हेल्दी लाइफ इसीलिए सबको चाहिए होता है, ताकि वो बुढ़ापे में, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी सके, बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। अब अभी क्या हो रहा है ना कि मैक्सिमम लोग जो है वो वर्कआउट करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डर का शेड्यूल फॉलो करते हैं, कोई फायदा नहीं है उससे। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका एम क्या है। एम हमेशा एक होता है, ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफरेंट, पर एम एक होता है। अब अगर आप बॉडी बिल्डर वर्कआउट को फॉलो करेंगे, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट को फॉलो करेंगे, 6 दिन में 6 अलग अलग मसल्स ग्रुप को ट्रेन करेंगे, क्या फायदा होगा उससे। आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है, उसके लिए आपको 6 दिन 6 अलग अलग मसल्स ग्रुप को ट्रेन करना नहीं सोचना है। छोड़े ये मैं भी कहाँ चला गया, मैं यहाँ आता हूँ, उसके लिए मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। तो जो अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसके ये मॉडर्न ओलंपिक उसमें बहुत काम करता है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को देखकर बहुत ही सारे बच्चे जो हैं मोटिवेट होते हैं उस फील्ड में जाने के लिए, और सक्सेस रेट देख कर तो और भी ज़्यादा, ठीक है। और मैं आ गया हूँ तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन पर्सन, अगर मैं खेलता हूँ, अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मेरा मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मेरी एटिकेट्स आएंगे मेरे अंदर, स्पोर्ट्समैनशिप आएगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगा, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे खुद को ढाल देना है। मैं पहले घर में रहता था, अब मैं झारखंड से पंजाब आया हूँ पढ़ने के लिए, इन्वायरमेंट नया है, पर क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो किसी से भी बात करने में, इस इन्वायरमेंट में खुद को ढालने में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं फिजिकली एक्टिव हूँ, फिजिकली फिट हूँ। तो जो मेरा इम्यून सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है, मेरे WBCs बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। उसके लिए तो मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मैं इस इन्वायरमेंट में ढल चुका हूँ, इसीलिए तो ये जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करता है, एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी इनहेंसमेंट बहुत अच्छा होता है, फिजिकल एजुकेशन से पर्सनालिटी बहुत अच्छा इन्वॉल्व होता है। आपको दूर से ही कोई बंदा दिख जाएगा, अगर वो जेन्युइन है, अगर वो सच में सीरियस है अपने आप को लेकर के फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, तो वो आपको दूर से दिख जाएगा कि हाँ इस बंदे में कुछ अलग है। ये श्योरली किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप बोलते हैं ना कि आर्मी का बंदा दूर से ही देखते ही लग जाता है कि आर्मी का बंदा है, वो वैसे ही होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। आइए आगे देखें तो हेल्दी एंड प्रोस्पेरियस लाइफ, हेल्दी और प्रोस्पेरियस लाइफ हम जी सकते हैं किसके हेल्प से, फिजिकल एजुकेशन के हेल्प से। मॉडर्न ओलंपिक हमें यही इंडिकेट करता है, बताता है कि हेल्दी लाइफ जियो, अच्छा लाइफ जियो, पैसे कमाओ, जो करना है करो, पर हेल्दी लाइफ जियो। जानो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हें कैसे वर्क कराना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है। आज के टाइम में तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये सब बताते हैं, सो टेक देयर सजेशन एंड डू दैट थिंग। आगे आए तो इंटरनेशनल बॉन्ड एंड पीस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैरन पीरियड कोबाटिन भी यही चाहते थे कि जो इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो हम ओलंपिक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर मैंने इंडिया में ओलंपिक करवाया, ओलंपिक इंडिया में हुई, बाहर कई दो देशों से एथलीट्स आए, उन्हें पता चला इंडिया में अच्छा ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का बॉन्ड बना बाकी सारे एसोसिएशन से, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बनता है, शांति बनता है गेम्स और स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्समैनशिप बनती है सबके अंदर, सारे एथलीट्स के अंदर, उससे बॉन्ड बनी रहती है। मेरा एक दोस्त है जो अभी इंडिया के लिए हैंडबॉल खेल करके आया है, ठीक है, एशिया में खेलने गया था। अभी उसके बहुत सारे अमेरिका के दोस्त हैं, ईरान के दोस्त हैं, चाइना के दोस्त हैं। उससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स बन रही, पीस आ रहा है कि नहीं, लोग बुरे नहीं होते, जो है सब अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है। सिचुएशंस बुरी होती, लोग कभी बुरे नहीं होते। सो जस्ट हैंडल द सिचुएशन, लोगों को मत बदलिए। आगे आते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ओवर कास्ट एंड रिलीजन।
ठीक है। क्या है कि अगर पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, छुआछूत, उसने छू दिया मुझे धोना पड़ेगा। आज के टाइम में मैंने बहुतों को देखा है कि वो छुआछूत मानते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं, इफ़ यू हैव स्किल यू कैन डू इट, इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन डू इट, इफ़ यू लाइक टू डू हार्ड वर्क यू कैन डू इट। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो मॉडर्न ओलंपिक इसके पीछे बहुत भागता है कि कास्ट और रिलीजन तो खत्म ही हो जाएगा। मैं 5 किलोमीटर भाग रहा हूँ 15 मिनट में, सपोज, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सपोज करने बोल रहा हूँ, मैं 5 किलोमीटर भाग रहा हूँ 15 मिनट में, सामने वाला 5 किलोमीटर भाग रहा है 13 मिनट में। मैं राजपूत हूँ, ठीक है, मैं राजपूत हूँ, बहुत ऊपर कास्ट का हूँ, वो बहुत नीचे कास्ट का है, किसकी सिलेक्शन होगी? उसी की सिलेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ बात नेशन की है, कास्ट रिलीजन मैटर ही नहीं करते। ठीक है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ओवर कास्ट एंड रिलीजन, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आता हूँ आपको, देखिए मैं एक रूल बताता हूँ। पता है रूल क्या था ओलंपिक का? पहले का रूल था, एंशिएंट में हमने देखा था कि वो फिट होना चाहिए, जो पर्सन है वो फिट होना चाहिए और एमेच्योर होना चाहिए। एमेच्योर मतलब कि प्रोफेशनल एथलीट नहीं होना चाहिए, एक बार उसकी मेडल आ गया वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। पर धीरे धीरे ओवर द टाइम सब कुछ चेंज हुआ, पैरालंपिक्स आए, जो अगर कोई फिट नहीं है वो भी खेल सकता है, वो भी ओलंपिक में मेडल ला सकता है अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। उसके लिए पैरालंपिक्स लाए गए, स्पेशल ओलंपिक्स लाए गए, ठीक है, जिसे हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स कहते हैं। और बाकी बात रहा एमेच्योर की, अब तो प्रोफेशनल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये डिपेंड करता है नेशन पे, अपने अपने नेशनल एसोसिएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो डिसाइड करेगा कि किसी प्रोफेशनल एथलीट को वापस से खिलाना है या नहीं। और पहले के टाइम में कोई प्रोफेशनल अगर उसका एक बार मेडल आ गया वो दोबारा ओलंपिक नहीं खेलेगा। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं कुछ वैल्यूज़ के बारे में जो ओलंपिक के थ्रू, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू स्टार्ट होती है, डेवलप होती है। मॉडर्न ओलंपिक के बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं, उसमें आते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कुछ नहीं होती, बस फ्रेंडशिप होती है कि दोस्ती बढ़ती है, दो कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, एथलीट्स के बीच में। जनरली बात ये ना कि जो एथलीट्स होते हैं ना उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके टॉकिंग स्किल्स, टॉकिंग टाइप, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो दिखते हैं, जैसा उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है, तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। बस यही सब होता है, फेयर गेम होता है, फेयर प्ले होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ होती है वैल्यूज़, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो वैल्यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं अपने नेशनल एसोसिएशन की, जिसे कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। IOA कहते हैं, ये जब कब बनी थी? 1927 में। 1927 में बनने से पहले क्या होता है ना कि 1923-24 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनी थी। ठीक है, फिर यही 1924 में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया बन गई थी, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। और यही नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 1927 में बन गई IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि बनी 1927 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसको बनाया किसने था? सर दोराबजी टाटा। तो सर जमशेदजी दोराबजी टाटा ही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट। ठीक है, और सर दोराबजी टाटा ने 1928 में रिजाइन कर दिया था एज अ प्रेसिडेंट पोस्ट से। तो उसके बाद जो सेकंड बने वो बने महाराजा भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र सिंह कौन बने थे? सेकंड प्रेसिडेंट। कैसे बने थे? वो रिजाइन कर दिया था सर दोराबजी टाटा ने। कब बने थे? 1928 में। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं जो सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर एजी नोरेन। डॉक्टर एजी नोरेन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे IOA के, और असिस्टेंट सेक्रेटरी थे GD सोमनी। देखिए GD सोमनी और भी बहुत कुछ है, GD सोमनी के पास और भी कुछ पोस्ट हैं, वो आप कमेंट में बताइए कि GD सोमनी और क्या है। अब ये हो गया हमारा IOA। और अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है IOA का? वो है PT उषा। PT उषा जो है वो करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो जब ये 1928 में महाराजा भूपेंद्र सिंह बने थे सेक्रेटरी, तो 1928 में ही इंडिया हॉकी टीम ने लाया था गोल्ड मेडल ओलंपिक में, इंडियन हॉकी ने। सॉरी गाइस, वो थोड़ा हिलता है, स्टैंड है ना, उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ तो अलाउड नहीं, वार्डन ने मना कर रखा है कि दीवार पे नहीं ठोकना है। इंडियन हॉकी ने गोल्ड मेडल लाया था पहली बार।
ठीक है। और ये ओलंपिक हो रहा था एम्स्टरडैम में, एम्स्टरडैम ओलंपिक 1928। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ये थी हमारी मॉडर्न ओलंपिक, एंशियंट ओलंपिक। एंशियंट ओलंपिक का पहले मैंने बता दिया, फिर मॉडर्न ओलंपिक पार्ट 1 आई, अब मॉडर्न ओलंपिक की पार्ट 2 खत्म हो गई है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आ रही है फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको फैक्ट्स में बताऊंगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मजबूर करेगी, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स बनाएगी। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू। Have a nice day ahead.